1978 की ओपन इंडोर पॉलिसी के बाद चाइना अपनी 100 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को दुनिया की सबसे सस्ती लेबर की फौज बना देता है, जिसके बाद चाइना काफी तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहां सबसे बड़ी इनके सामने दीवार थी इनकी क्लोज्ड इकोनॉमी। चाइना के सेलर पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं बेच पा रहे थे और यहीं आते हैं जैक मा, जिन्होंने अलीबाबा बनाया और अलीबाबा के थ्रू चाइना के सेलर्स पूरी दुनिया में जाके अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया और वो रातों रात करोड़पति बनने लगे। इसके बाद जैक मा ने टाओबाओ नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके साथ ही टीमॉल, अलीपे जैसे प्लेटफॉर्म्स ने चाइना को एक सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ी मदद किया। जब अलीबाबा का आईपीओ आया साल 2014 में, तो ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की सबसे ज्यादा वैल्यूड कंपनी बनी। इसके साथ ही जल्द ही अलीबाबा की वैल्यूएशन 545 बिलियन डॉलर बन जाती है, जिसके बाद ये दुनिया की 10 सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी हो जाती है। लेकिन आज जैक मा मिसिंग है। वो जैक मा जिन्होंने पूरी चाइना को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया था, आज उन्हें कहीं नहीं देखा जाता है। इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि कैसे अलीबाबा ने कस्टमर्स की पेन पॉइंट को समझा और चाइना का सबसे वैल्यूड कंपनी खड़ी किया, लेकिन आज वो क्यों मिसिंग है। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप हमारी वीडियोस को पसंद तो किया करते हैं, देखा तो करते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप में से 75% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए, जिससे हमें काफी ज्यादा सपोर्ट होगा। जैक मा का जन्म साल 1964 में चीन के हांगझो प्रांत में हुआ था। इनके पिता एक फोटोग्राफर थे और ये बेहद एक निम्न परिवार से बिलोंग किया करते थे, जिस वजह से बचपन के दिनों में इन्हें कई सारी फैक्ट्रीज में काम करना पड़ा। लेकिन जैक मा को इंग्लिश लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था और उन्हें इंग्लिश सीखने का मन था। ये समय था साल 1978 के आसपास का, जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी लॉन्च किया, जिस वजह से चीन में नई कंपनियां आ सके और इनको बाहर से बड़े इन्वेस्टमेंट मिल सके, जिस वजह से चीन में बहुत सारे बिजनेसमैन और टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे। और यही जैक मा को इंग्लिश सीखने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया और उन्होंने टूरिस्ट के साथ गाइड बन के बात करना शुरू किया, जिस वजह से यूएस और यूके से आए हुए टूरिस्ट से वो कुछ इंग्लिश सीख सकें। यही एक टूरिस्ट ने इनको अपना जैक नाम रखने को बोला और यहीं से मायून बन जाते हैं जैक मा। जैक मा ने अपने लाइफ में कई सारी नौकरियां करने की कोशिश किया, लेकिन इनको कहीं भी सफलता नहीं मिली। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक बार केएफसी में करीब 24 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें से 23 लोग को सेलेक्ट कर लिया गया और सिर्फ जैक मा को निकाला गया। इस तरीके से इनके लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए जब इनको जॉब्स नहीं मिली, लेकिन जैक मा ने कभी हार नहीं माना और उन्होंने एक स्कूल टीचर के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया, जिसका उन्हें हर महीने $15 मिला करता था। ये वो समय था जब ओपन डोर पॉलिसी भी लागू हो चुकी थी। इसके बाद चीन के नए नए बिजनेसेस अब डेवलप होना शुरू हो चुके थे। चीन में एक स्टार्टअप कल्चर बन रहा था और यहीं पे जैक मा ने सोचा क्यों ना मैं भी बिजनेस में ट्राई करूं, और यहीं पे उन्होंने एक इंग्लिश ट्रांसलेशन एजेंसी शुरू किया। ये इनका लाइफ का सबसे पहला बिजनेस एक्सपीरियंस था। ये कुछ टाइम करने के बाद इनको अमेरिका जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये अमेरिका जाते हैं। वहां अपने एक दोस्त से मिलते हैं जिसके पास कंप्यूटर था और उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन था। जैक मा ने पहली बार कंप्यूटर और इंटरनेट देखा था। यहां पे उनका दोस्त बोलता है कि तुम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करो, और जैक मा सबसे पहले बियर सर्च करते हैं। बियर सर्च करते ही बहुत सारे उनको बियर के ब्रांड्स दिखाई देते हैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के, लेकिन जैक मा को उसमें कोई भी चाइनीज कंपनी का बियर नहीं दिखाई दिया। और जैक मा को समझ आ चुका था कि हम 100 करोड़ से ज्यादा चीनियों का कोई भी बिजनेस इंटरनेट पे लिस्ट नहीं है। जैक मा चीन वापस आते हैं और उन्होंने एक अपने डेवलपर दोस्त के साथ मिलकर एक नई वेबसाइट बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस को लिस्ट करना चालू किया। ये एक डायरेक्टरी की तरह थी जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस को सर्च किया जा सकता था इंटरनेट पे। जैक मा को इंटरनेट के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी कि चीन के बिजनेसमैन पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। और इसके बाद जैसे ही ये वेबसाइट लाइव होती है, इनको 5 नए मेल्स आते हैं। उस मेल में बाहर के कंट्रीज के लोग चीन के मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते थे। जैक मा ने अपनी जॉब छोड़ दिया और उन्होंने जुलाई 1995 से ये चाइना पेजेस नाम की साइट शुरू किया था। लेकिन इस बिजनेस में कई सारी कमियां थी। पहले तो इसमें बहुत ही कम बिजनेसेस इन्होंने लिस्ट किया था। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम था, अभी तक इनको कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया था जिस वजह से इनको बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर आ जाए और इनके सेलर्स बहुत पैसा कमा लें। तीसरा जो बड़ा प्रॉब्लम यहां पे था कि चाइना का कोई भी बिजनेसमैन अभी इंटरनेट को नहीं समझता था, जिस वजह से वो बिजनेस की लिस्टिंग के लिए इनको कोई पैसे नहीं दे रहा था और इनके पास फंड्स की काफी सारी कमी थी। इसी समय एक और प्रॉब्लम इनके सामने आती है। एक और नई कंपनी इनको कॉपी करके चाइना पेजेस में से एस हटा के चाइना पेज नाम की एक वेबसाइट बनाती है, जिसमें वो भी बिजनेस डायरेक्टरीज को लिस्ट करना चालू कर देते हैं। और यहां जल्दी जैक मा कैश क्रंच में फंस जाते हैं और उन्हें ये कंपनी बंद करनी पड़ती है। लेकिन जैक मा कभी हार नहीं मानते थे। इसके 3 साल बाद, इस साल 1999 में, जैक मा एक नए प्लान के साथ रेडी थे। अपने अपार्टमेंट में वो अपने 17 दोस्तों को अपनी बिजनेस की पिच सुना रहे थे, जिसमें वो कहते हैं कि हम चीन की सबसे पहली ई कॉमर्स कंपनी शुरू करेंगे।
ये एक B2B मार्केट प्लेस होगा जिसमें चाइना के सेलर्स डायरेक्टली दुनिया के किसी भी बायर को अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हैं। जैक मा ने इस कंपनी का नाम कोई चाइनीज नाम न रखते हुए उन्होंने अलीबाबा रखा, क्योंकि पूरी दुनिया में अलीबाबा और 40 स्टोर की कहानियां फेमस थी। और इसके साथ ही इसका नाम शुरू होता है ए वर्ड से, जो कि डायरेक्टरी में सबसे पहले नामों में से एक आता है, जिस वजह से उन्होंने इस कंपनी का नाम अलीबाबा रखा। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक अलीबाबा की टीम एक B2B प्लेटफॉर्म बनाने में जुट जाती है। और जैक मा का यहाँ पे अपने एम्प्लॉइज को बार बार यही कह रहा था कि हमें चाइना की नंबर 1 कंपनी नहीं बनना है, हमें दुनिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स कंपनी बनना है। लेकिन यहां पे इस बार समय जैक मा के साथ था। जब 1995 में उन्होंने चाइना पेजेस नाम की कंपनी बनाई थी, उस समय लोग इंटरनेट बहुत नहीं यूज किया करते थे चीन में। लेकिन 1999 के आसपास चाइना में बहुत तेजी से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ता जा रहा था और बहुत ही जल्दी 20 लाख, 50 लाख और करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करना शुरू कर चुके थे पूरे चाइना में। इस समय पूरे यूएस में हर इंटरनेट कंपनीज को फंडिंग मिलती जा रही थी और अब इन्वेस्टर सोच रहे थे कि वो यूएस की कंपनीज में ना इन्वेस्ट करके दुनिया की और सारी इंटरनेट कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और इसी के बाद गोल्डमैन सैक्स अप्रोच करता है जैक मा को उनकी कंपनी को फंडिंग देने के लिए और इन्हें अर्ली स्टेज में करीब $5 मिलियन की फंडिंग मिल जाती है। इससे कुछ ही हफ्तों बाद जैक मा को मासायोशी सान अप्रोच करते हैं, जो कि सॉफ्टबैंक के फाउंडर है। सॉफ्टबैंक एक दुनिया की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया करती है। जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो ओयो, फ्लिपकार्ट, मीशो, लेंसकार्ट जैसी बहुत सारी कंपनीज में सॉफ्टबैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इस इन्वेस्टर मीटिंग में जैक मा अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं और वो अलीबाबा के विजन को बताना शुरू करते हैं, जिसके 5 मिनट के अंदर ही मासायोशी सान रेडी हो जाते हैं जैक मा और उनकी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। इससे कुछ ही हफ्तों पहले गोल्डमैन सैक्स ने इनको $10 मिलियन की वैल्यूएशन पे फंडिंग दिया था और अब मासायोशी सान इनको $40 मिलियन की फंडिंग देना चाहते थे 40% कंपनी के स्टेक के लिए। लेकिन जैक मा अपनी कंपनी का बहुत सारा शेयर नहीं बेचना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का 30% स्टेक बेचा करीब $20 मिलियन की फंडिंग पे। तो इस $20 मिलियन का सॉफ्टबैंक को कितना फायदा हुआ होगा दोस्तों? जब इनका 2014 में आईपीओ आया तो ये $20 मिलियन $50 बिलियन बन चुके थे। इतना ज्यादा फायदा इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया। इस फंडिंग से उठाए हुए पैसों को जैक मा ने बिल्कुल सही जगह लगाया। उन्होंने अपने कंपनी के एक्सपेंशन में पैसा लगाया। उन्होंने 1.5 लाख मेंबर्स को अपने साथ जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने 188 कंट्रीज में अपना एक्सपेंशन कर लिया। इसका मतलब यह था कि अब चाइना का कोई भी सप्लायर दुनिया में किसी भी जगह अपना प्रोडक्ट बेच सकता था। दरअसल चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वहां पे लेबर काफी चीप हुआ करता है और उस वजह से वहां पे प्रोडक्ट काफी ज्यादा सस्ता बनता है पूरे दुनिया में। और दुनिया की सारी कंट्रीज चाहती थी कि वो प्रोडक्ट डायरेक्टली चीन से खरीदे और अपने कंट्रीज में उसको महंगे रेट्स पे बेच सके, जिस वजह से अलीबाबा के साइट पे काफी सारी सेल्स आ रही थी पूरी दुनिया में कंपनीज की तरफ से। लेकिन अब तक साल आ चुका था 2000 का, जब .com बबल बस्ट होता है और दुनिया की बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं। इसके साथ ही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का वैल्यूएशन गिर जाता है। यहां पे इन्वेस्टर्स सब सीख चुके थे कि कंपनीज में डायरेक्टली ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। अब कंपनीज का प्रॉफिट देखना शुरू कर चुके थे इन्वेस्टर। और यहां हम अलीबाबा ग्रुप की बात करें तो अभी तक इनके 5 लाख से ज्यादा कस्टमर हो चुके थे, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू अभी भी $1 मिलियन से नीचे था। इन्होंने अपने सप्लायर्स को बहुत सारा वैल्यू ऐड किया था बिजनेस में, लेकिन अभी तक अलीबाबा का कोई सही रेवेन्यू मॉडल ही नहीं था, जिस वजह से कंपनी एक अच्छा पैसा अर्न कर सकती थी। अलीबाबा लगातार अपने एक्सपेंशन और हायरिंग पे पैसे खर्च करती जा रही थी, जिस वजह से उनके एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे और कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम था। इसी बीच जैक मा के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। 1998 में बनी ईबे, जो कि एक अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी थी, वो चाइना में भी अब एक्सपेंड करना चाहती थी और जिस वजह से उन्होंने ईचनेट नाम की, जो कि चाइना की एक ई कॉमर्स कंपनी थी, उसको खरीद लिया था। ईचनेट का मार्केट शेयर उस समय करीब 50% से भी ज्यादा था, जितने भी चाइनीज लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किया करते थे। और इसके जवाब में जैक मा ने साल 2003 में अपना कस्टमर टू कस्टमर मार्केट प्लेस लॉन्च किया, टाओबाओ नाम का। एक्चुअली अब जैक मा के 2 प्लेटफॉर्म हो चुके थे। पहला अलीबाबा, जहां पे B2B डील किया करते थे, मतलब अगर कोई इंडिया का बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है चाइना के बिजनेसमैन से, तो वो अलीबाबा से डायरेक्टली खरीद सकता है। वहीं उनका दूसरा प्लेटफॉर्म जो टाओबाओ था, वो C2C प्लेटफॉर्म था, मतलब कस्टमर टू कस्टमर, मतलब चाइना के लोग अगर अपना प्रोडक्ट चाइना के ही लोगों को बेचना चाहते हैं तो वो टाओबाओ का यूज कर सकते थे। टाओबाओ का मतलब होता है सर्च फॉर ट्रेजर। और टाओबाओ के लॉन्च के साथ ही जैक मा ने एक वॉर छेड़ दी थी ईबे के सामने। जहां ईबे के सामने बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ी टीम थी, वहीं जैक मा की एक छोटी सी टीम चाइना के मार्केट को समझती थी। यहां पे जैक मा का ऐसा मानना था कि ईबे जंगल का राजा तो हो सकता है, लेकिन अपने गली के हम ही शेर हैं। इसका मतलब है चाइना के मार्केट को तो हम ही समझते हैं, और यही टाओबाओ ने करके भी दिखाया। अब यहाँ पे ईबे की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने ईचनेट को एक्वायर करने के बाद उसमें कई सारे चेंजेस किए। उन्होंने उनकी जो वेबसाइट थी उसको बहुत ही क्रिस्प और क्लियर बनाया, ताकि लोग बहुत ही इजीली समझ सके। लेकिन चाइनीज लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि चाइनीज लोगों को वो जो एनिमेटेड ग्राफिक्स वगैरह दिखाए जाते थे पहले साइट्स पे, वो ज्यादा पसंद आया करते थे ईचनेट के, क्योंकि चाइनीज लोग उसको बहुत ही इजीली समझा करते थे।
वहीं जैकमा चाइना की साइकोलॉजी को समझते थे और चाइना के लोगों को माइंडसेट क्या है वो भी पढ़ते थे वो, जिस वजह से उन्होंने वेबसाइट अपनी बिल्कुल वैसे ही बनाई जिस तरीके के चाइना के लोगों को पसंद है और उनको ईजी लगती है। अब यहां पे जैकमा ने ईबे की एक और मिस्टेक को एनालाइज कर लिया था। उन्होंने देखा कि अभी ईबे क्या करती है कि जब भी बायर कोई प्रोडक्ट खरीदता है सेलर से, तो वहां पे वो कुछ परसेंट ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर लिया करते हैं, जो कि उनका रेवेन्यू हुआ करता था। तो यहां पे टाओबाओ के थ्रू जैकमा ने सोचा कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं चार्ज करेंगे बायर और सेलर से, ये एक एक्सप्लॉइटेशन जैसा हो जाएगा। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री रखा। अब यहां पे जैकमा का माइंडसेट था अगर हम ट्रांजैक्शन फी हटा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बायर हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, जिस वजह से ज्यादा और सेलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वो सेलर्स ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स देंगे और जहां ऑफर्स होते हैं वहीं पे कस्टमर होता है, और इसीलिए उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्री रखा। अब यहां पे एक और इनका बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन गया था जैकमा का। यहां पे जब टाओबाओ में बहुत सारे बायर्स आएंगे तो यहां पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट दिखाए जा सकते थे, तो यहां पे अब टाओबाओ इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू चार्ज कर रही थी। इसके साथ ही जब यूजर को कोई एड ऑन फैसिलिटी चाहिए होती थी, कोई एड ऑन फीचर चाहिए होता था, तो वहां से टाओबाओ अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। अब यहां पे ईबे और टाओबाओ के बिल्कुल दो डिफरेंट मॉडल हो गए थे और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया टाओबाओ को, जिस वजह से टाओबाओ बहुत तेजी से फेमस हो गई। इसके साथ ही जैकमा का पूरा फोकस था हम अपने बायर और सेलर के लिए ये प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा इजी करें, जिस वजह से उन्होंने चैट का भी फीचर फ्री कर दिया कि मतलब बायर जब भी चाहे तो वो अपने सेलर से कभी भी बात कर सकता है किसी भी टाइम पे। लेकिन ईबे ने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं किया था क्योंकि उनको ये डर था कि अगर बायर सेलर बात कर लेंगे तो वो बाहर कहीं जाके अपनी डील कर लेंगे और इनको कोई ट्रांजेक्शन फीस मिलेगा ही नहीं। अब यहां पे आप इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझिए कि ईबे अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट नहीं कर रही थी, वहीं टाओबाओ के थ्रू जैकमा पूरी तरीके से अपने बायर सेलर के लिए प्लेटफॉर्म ईजी कर रहे थे और उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट जता रहे थे, जिस वजह से टाओबाओ बहुत जल्दी आगे निकलने लगी ईबे से। अब अलीबाबा और टाओबाओ जैसे दो प्लेटफॉर्म को मैनेज करते हुए जैकमा ने कई सारे पेन पॉइंट्स बायर के रियलाइज किए। उन्होंने देखा कि जब भी बायर कोई प्रोडक्ट खरीदता है सेलर से, तो कई बार ऐसा होता है कि सेलर कोई खराब प्रोडक्ट दे देता है बायर को, और जब बायर पेमेंट एक बार कर देता है उसके बाद सेलर वो पेमेंट रिफंड नहीं करता है। ये एक बड़ी पेन पॉइंट थी जिस वजह से बहुत लोग ऑनलाइन पे करने से डरा करते थे। तो यहां पे जैकमा ने एक अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अली पे। अब अली पे बिल्कुल एक अलग प्लेटफॉर्म की तरह डील करता है। जो भी हमारे गूगल पे इंडिया में या पेटीएम के फीचर्स होते हैं वो सारी फीचर्स तो इसमें थे ही, इसके साथ ही इसमें एस्क्रो मॉडल था। अब इस एस्क्रो मॉडल में क्या होता है कि एक बायर और सेलर के बीच में अली पे आ गया। मतलब अब जब भी बायर कभी भी कोई ऑर्डर करता है सेलर को, तो उसके बाद सबसे पहले बायर अली पे को पे करेगा। अली पे सेलर को बता देगा कि पैसे हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद सेलर अपना प्रोडक्ट भेजेगा बायर के पास, और जब बायर कह देगा कि हाँ प्रोडक्ट मेरे पास सही सलामत आया है, अली पे को बता देगा। इसके बाद अली पे वो पेमेंट करेगा सेलर को। इसका मतलब ये था कि अगर बायर के पास खराब प्रोडक्ट आता है तो अली पे वो पैसे सेलर को ना देके बायर को रिफंड कर सकती थी, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा बढ़ता गया अब अलीबाबा के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और साल 2007 तक टाओबाओ का करीब 67% मार्केट शेयर हो चुका था चाइना में। अब इस बायर और सेलर के ट्रांजैक्शन के बीच में जो अली पे एस्क्रो का काम करती थी, उन्होंने 0.1% यहां पे ट्रांजैक्शन करना चालू कर दिया, जो कि बहुत ही इजीली बायर पे कर दिया करता था क्योंकि उसको एश्योरिटी थी कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। अब इसके साथ ही अली पे के कुछ और फंक्शनैलिटी थे। यहां पे अली पे ट्रेन टिकट बुकिंग, आपका बैंक लिंक करना, बिल पेमेंट, स्कैन और पे करना, इसके साथ ही बहुत सारी और लोन की सर्विसेज इन्होंने अपने अली पे में लॉन्च कर दिया। ईबे अभी तक मिलियंस ऑफ डॉलर चाइना के मार्केट पे खर्च कर चुकी थी, लेकिन अली पे के आते ही पूरी तरीके से ईबे ये वॉर हार जाती है। जैकमा और अलीबाबा के ग्रोथ को देखते हुए याहू ने साल 2005 में $1 बिलियन रुपए इन्वेस्ट किया अलीबाबा में। अब यहां पे अगर हम जैकमा के सारे मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म था टाओबाओ, जिसमें कस्टमर टू कस्टमर चाइना के लोग आपस में डील किया करते थे। इसके साथ ही इन्होंने यहां पे एक और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, टाओबाओ मॉल। टाओबाओ मॉल क्या करता था कि कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को आके वहां पे सेल कर सकता था। अब इसमें सारे लग्जरीज ब्रांड ज्यादा से ज्यादा थे, जैसे कि आप देखेंगे ज़ारा, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे लिस्टेड थी, जिसमें कोई भी चाइना का आदमी महंगे प्रोडक्ट खरीद सकता था। इसके साथ ही इन्होंने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, itao.com, जो कि एक शॉपिंग सर्च इंजन था कई सारे डील्स और डिस्काउंट को कंपेयर करने के लिए। और इसके साथ ही इनका अलीबाबा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था ही, जहां पे दुनिया भर के बायर और सेलर आके यहां पे चाइना के लोगों से चीजें खरीद सकते थे। इसके साथ ही अब इनका एक और प्लेटफॉर्म था अली पे, जिसमें करीब 80 to 85% चाइना के लोग डे टू डे अपना पेमेंट किया करते थे। इन 5 प्लेटफॉर्म के थ्रू जैकमा दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनते जा रहे थे, और साल 2014 में उन्होंने अपना आईपीओ भी लाया, जिसमें जैकमा ने करीब $25 बिलियन रेज किए। यह दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे।
और इसके साथ ही जैक मा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। और इसके बाद अलीबाबा ने कई सारे और बिजनेसेस में एंटर करना शुरू किया, जैसे कि एंटरटेनमेंट, होटल्स, म्यूजिक, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, इसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अलीबाबा ग्रुप पूरी तरीके से चाइना को कंट्रोल कर रहा था। साल 2020 में अलीबाबा का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $545 बिलियन हो चुका था, जो कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से एक शामिल हो चुकी थी। लेकिन अलीबाबा का आईपीओ लाने से पहले जैक मा ने एक और नई कंपनी बनाई थी, सिस्टर कंपनी अलीबाबा की, जिसका नाम था आंट ग्रुप। अब इन्होंने अलीपे को उठा के उस सिस्टर कंपनी में ट्रांसफर कर दिया था, जो कि एक फिनटेक कंपनी थी। अब यहां पे साल 2020 तक आंट ग्रुप दुनिया की सबसे वैल्यूड फिनटेक कंपनी हो चुकी थी, जिसके ट्रांजैक्शन मास्टर कार्ड और वीजा से भी ज्यादा हो चुके थे। साल 2020 में इन्होंने करीब $17 ट्रिलियन का पेमेंट प्रोसेस किया था। इसके बाद अक्टूबर 2020 में जैक मा ने डिसाइड किया कि वो आंट ग्रुप का भी आईपीओ लेके आएंगे, और ऐसा मार्केट में माना जा रहा था कि ये सबसे बड़ा दुनिया का आईपीओ होगा, जो कि पहले का अलीबाबा के आए हुए आईपीओ को भी बीट कर देगा। लेकिन आंट ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले जैक मा ने एक स्पीच दिया, जहां पे उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बहुत सारे लूपहोल्स बताए जो कि चाइना के पेमेंट सिस्टम में है। इस स्पीच ने जैक मा की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इसके बाद जैक मा को बुलाया जाता है चाइनीज रेगुलेटर्स के सामने, और इनके जो अप्रूव हुए आईपीओ था आंट ग्रुप का, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और अप्रैल 2021 में $2.8 बिलियन का फाइन लगाया जाता है अलीबाबा ग्रुप के ऊपर एंटी ट्रस्ट वायलेशन की वजह से। इसके साथ ही गवर्नमेंट अलीबाबा का इंटरनेट ब्राउजर भी ऐप स्टोर से डिलीट करा देती है, जिस वजह से उन्हें करीब 40 करोड़ यूजर्स का नुकसान हुआ। यहां पे जैक मा और अलीबाबा ग्रुप के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे चाइना की एक पॉलिसी है। चाइना हमेशा चाहता है कि कोई भी पर्सन चाइना का चाइनीज गवर्नमेंट को कभी भी क्रिटिसाइज ना करे, और यहां जैक मा चाइना के सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स का कहना है कि जैक मा चाइना के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे, क्योंकि उन्होंने चाइना के लोगों की इतनी हेल्प किया था, जिस वजह से लोग ज्यादा पसंद करते थे जैक मा को। और इन्हीं कई इनसिक्योरिटी को देखते हुए डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने उनको कई सारी चीजों में जाने से रोक दिया। इसके बाद अगले एक साल में अलीबाबा ने करीब $344 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन लूज किया। और इसके साथ ही मार्केट में एक बड़ी न्यूज आती है कि जैक मा मिसिंग है। जैक मा कई महीनों से कहीं देखे नहीं गए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया के मार्केट्स में कई सारी न्यूज फैलती हैं कि क्या जैक मा को मार दिया गया है। लेकिन इससे कुछ महीनों बाद जैक मा फिर से दिखते हैं कुछ चैरिटी इवेंट्स में, लेकिन इस बार जैक मा पहले से कुछ बदले हुए थे। जैक मा अब बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं करते हैं। जैक मा पहले ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे, अब जैक मा ट्विटर पे कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके साथ ही अब जैक मा का आप कोई भी नया स्पीच ज्यादा कहीं नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पूरी तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से दबा दिया गया है। तो दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको जैक मा का ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसा लगा, किस तरीके से उन्होंने पूरे चाइना के लोगों के लिए एक एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिस वजह से वो पूरे चाइना के मार्केट पे आज भी राज किया करते हैं। अगर हम चाइना के ग्रोथ फैक्टर को देखने की कोशिश करें तो उसमें हम जैक मा को कभी नहीं भूल सकते हैं। जैक मा उन 5 लोगों में से एक होंगे चाइना के जिन्होंने चाइना को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया, क्योंकि जैक मा अगर अलीबाबा नहीं लेके आए होते तो चाइना के जो सेलर इतना सस्ता प्रोडक्ट बना रहे थे वो कैसे भारत और दुनिया के मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट बेच पाते, जिस वजह से चाइना दुनिया का एक सुपर पावर बन के उभरता। दोस्तों, आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको जैक मा कैसे लगे और इनके बिजनेस मॉडल को आपने किस तरीके से समझा, ये भी आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए, और क्यों गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है चाइना की जैक मा को। तो दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया आज उस स्टेज पे खड़ा है जहां पे इंडिया के स्टार्टअप्स ही इंडिया को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करेंगे तो इंडिया में एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप होगा, जिस वजह से इंडिया में ज्यादा स्टार्टअप्स खुलेंगे और भारत में ज्यादा से ज्यादा फंडिंग आएगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन होगा तो वो भी करिएगा, और बेल आइकन चाहे तो वो भी प्रेस कर सकते हैं।